देखने को मिलता है। इंडियन म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक आपको दो तरीके से देखने को मिलता है। इंडियन म्यूजिक आपको दो तरीके से देखने को मिलता है। अब ये जो इंडियन म्यूजिक है, या तो ये आपको हिंदुस्तानी वर्जन में देखने को मिल सकता है, हिंदुस्तानी, या आपको कर्नाटिक देखने को मिल सकता है, कर्नाटिक। ठीक है, कर्नाटिक शैली में देखने को मिल सकता है। तो लिख लीजिए भैया, हिंदुस्तानी या कर्नाटक। हिंदुस्तानी म्यूजिक आपको देखने को मिल सकता है, हिंदुस्तानी संगीत आपको देखने को मिल सकता है, या आपको कर्नाटक संगीत देखने को मिल सकता है, कर्नाटक संगीत आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर? तो ये दो आपके बड़े फेमस हैं। ठीक है, चलिए क्लियर जी। सर छऊ भी तो रह गया था, ये छऊ को ना हम उसके अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, छऊ क्लासिकल डांस नहीं होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं छऊ को भी कंप्लीट करूं तो छऊ को भी करा देंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर आप छऊ को भी कंप्लीट करना चाहते हैं, दिस इज नॉट ए मैटर, मैटर पर्सपेक्टिव नहीं है, लिखना चाहो लिख लो, लिखवा देता हूं छऊ का। जो बच्चे ऐसे हैं जो छऊ को लिखना चाह रहे हैं, कल की क्लास में बच्चा को टॉपिक है छऊ, एक मिनट रुक जाओ, छऊ लिख लो भले, मुझे दिक्कत नहीं है बेटा। ये तो लिखा हुआ है, जिसने बच्चे ने लिख लिया कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है भाई, मैंने लिखा हुआ है, सिर्फ डुप्लीकेट किया था एक पेज। जिस बच्चे को लगा है कि छऊ रह गया है, छऊ को लिख लो। आपका एक 9th नंबर का भी एक आपका क्लासिकल डांस होता है, क्लासिकल डांस होता है, लेकिन इसको 9वें नंबर का क्लासिकल डांस केवल भारतीय जो आपकी सांस्कृतिक मिनिस्ट्री है हमारी, हमारा जो सांस्कृतिक मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, वही मानती है बस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वही मानती है बस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वही मानती है कि हमारे पास 9th क्लासिकल डांस भी है, यानी शास्त्रीय नृत्य भी है। और उस 9वें शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? छऊ, CHAUU। जो आपकी सांस्कृतिक मिनिस्ट्री है हमारी, हमारा जो सांस्कृतिक मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वही मानती है बस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वही मानती है बस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वही मानती है कि हमारे पास 9th क्लासिकल डांस भी है, यानी शास्त्रीय नृत्य भी है। और उस 9वें शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? छऊ, CHAUU, छऊ। छऊ यानी शैडो, छऊ का मतलब छाया, छाया, छाया मींस टू से शैडो, छाया मींस टू से दिस इज शैडो। ठीक है, शैडो डांस इसको बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज, दिस इज आल्सो नोन एज शैडो डांस, शैडो डांस, शैडो डांस, इसको छाया नृत्य भी कहते हैं, शैडो डांस भी कहते हैं। अब बात को समझने का प्रयास करना जी है, इसकी 3 शैलियां हैं, इसकी 3 मुख्य शैली हैं, इसकी 3 क्या मुख्य शैली हैं? कौन कौन सी 3 इसकी मुख्य शैली हैं? सर पहली जो मुख्य शैली देखने को मिलती है दैट इज पुरुलिया छऊ। ठीक है, पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ। ठीक है भाई, पुरुलिया छऊ। सेकंड आपको देखने को मिलती है इसके अंदर पुरुलिया के बाद मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ, मयूरभंज, मयूरभंज छऊ। एंड थर्ड आपको देखने को मिलती है इसमें सरायकला, सरायकला छऊ, सरायकला छऊ, सरायकला छऊ। बहुत ध्यानपूर्वक अब चीजों को समझना कि ये है क्या। ठीक है, चलिए देखो, पुरुलिया छऊ जो होता है इसको किया जाता है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल कल्चर के अकॉर्डिंग किया जाता है। वेस्ट बंगाल के अंदर जो क्लासिकल कपड़े होते हैं, शास्त्रीय कपड़े होते हैं, उनको पहनकर ये डांस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पुरुलिया छऊ। ट्रिक बता देता हूं, एक निमोनिक बता देता हूं जिससे कि आप चीजों को लिख पाओ। ठीक है, चलिए देखो, पुरुलिया का मतलब होता है, मान के चलो रसगुल्ला था, ठीक है, लेट्स सपोज देयर इज रसगुल्ला, वो आपने पूरा मुंह में ले लिया, क्यों? रसगुल्ला वेस्ट बंगाल का फेमस है, रसगुल्ला वेस्ट बंगाल का, तो वो पूरा आपने मुंह में रख लिया, तो ऑब्वियस सी बात है पुरुलिया यानी पूरा रसगुल्ला मुंह में लिया, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट मयूरभंज, मयूरभंज में मयूर आ रहा है, मयूर मीन टू से दिस इज पीकॉक, मयूर मीन टू से दिस इज पीकॉक, मयूर स्टैंड फॉर पीकॉक। अब पीकॉक जो होगा वो आसमान में उड़ेगा, उड़ेगा से उड़ीसा आ जाएगा, उड़ेगा से उड़ीसा आ जाएगा, बता पॉइंट जी हाँ। ठीक है, चलिए दूसरा सरायकला छऊ, सरायकला की अगर मैं बात करूं, सरायकला की अगर मैं बात करूं, ये जो आप मान के चलिए केला, सराय केला में कला है तो इसको केला मान लीजिए। आप मान लीजिए एक ऐसा केला है जो झाड़ पर लगता है, देखो केले का पेड़ कैसा होता है, देखो केले का पेड़ होता है भाई ऐसा, उसका ऐसा तना होता है जी सर, और उसके इतने बड़े बड़े से लीफ होते हैं, उसके इतने बड़े बड़े से लीफ होते हैं। ठीक है, ये चीज तो आप भी मानोगे, यहाँ से उसके लीफ बड़े बड़े होते हैं, तो भाई ये क्या एक तरीके से झाड़ नहीं हो गया? ये ठीक है, एक तरीके से झाड़ नहीं हो गया, तो झाड़ के ऊपर केला लगा हुआ है, तो झाड़ से झारखंड हो जाएगा, तो सरायकला होता है झारखंड के अंदर, झारखंड के अंदर आपको देखने को मिलता है, बता पॉइंट जी हाँ। तो इस वजह से आप याद रखेंगे तीनों के बारे में, जो चीज मैंने आपको बताई इन तीनों को याद रखना विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर डिले। अब बात को समझिए सर, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आंसर बता दीजिए, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आंसर बता दीजिए। अब इसके इंपॉर्टेंट कलाकार लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट कलाकार लिख लीजिए, लिखो जी इंपॉर्टेंट कलाकार। देखो इंपॉर्टेंट कलाकार में सबसे पहले जिस व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, गोपाल प्रसाद एंड राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र लिखना, राजेंद्र कुमार, राजेंद्र कुमार, गोपाल प्रसाद, गोपाल प्रसाद, राजेंद्र कुमार, गोपाल प्रसाद। इसके अलावा जगन्नाथ चौधरी, जगन्नाथ चौधरी, जगन्नाथ चौधरी फेमस है, उड़ीसा से बिलोंग करता है जगन्नाथ चौधरी, याद रखना। ठीक है, और मौसनी खान, ठीक है, सॉरी मौसनी चौधरी, जगन्नाथ चौधरी, मौसनी चौधरी, मौसनी चौधरी, जगन्नाथ चौधरी, जगन्नाथ चौधरी, मौसमी चौधरी, जगन्नाथ चौधरी, इन दोनों को याद रखना। ठीक है, दोनों को ही याद रखना। इसके अलावा बीरेन, बीरेन नाम के व्यक्ति भी आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, कार्तिक मूरा और बीरेन और कार्तिक मूरा, ये लिख लो बस हो गया, बीरेन एंड कार्तिक मूरा। ठीक है, कंप्लीट। वीणाधर, वीणाधर भी हैं भाई होने के लिए, तो वीणाधर भी हैं, लिख लो जी, हम तो मना ही नहीं करते, वीणाधर भी हैं इसमें, वीणाधर। क्लियर, चलिए। पूरा नाम वीरेन जी का क्या? वीरेन कलाची है, बिल्कुल जी, वीरेन कलाची इनका पूरा नाम है। ये कौन बचा है? पलक है, पलक को पता है, बहुत सही। वीरेन का पूरा नाम वीरेन कलाची है। सर लोक नृत्य भी तो बचा बेटा, लोक नृत्य, नृत्य जो होता है वो स्टेट स्पेशल में कराया जाता है, लोक नृत्य।
फर्दर डिले के आप कर रहे थे और काफी अच्छे तरीके से चीजों को लेकर चलेंगे, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो छूट जाए। ठीक है भैया? जी हाँ, गुड आफ्टरनून टीचर, गुड आफ्टरनून भाई। एक मिनट का समय दीजिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल बात की थी, ठीक है? तो ओवरऑल हम क्लासिकल डांसेस को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके बाद मैंने बताया कि भाई अब हम भारतीय संगीत के ऊपर बात करते हैं। तब फिर मैंने बताया कि भारतीय संगीत आपका दो तरीके का हो सकता है, एक कर्नाटक हो सकता है, एक हिंदुस्तानी हो सकता है। फिर मैंने उसका उल्लेख करा, मैंने बताया कर्नाटक संगीत को पुरंदरदास जी के द्वारा जो विजयनगर साम्राज्य में लंबे समय तक रहे थे, उनके द्वारा ख्याति जो है दी गई थी कर्नाटक संगीत को। मेजरली भारत में जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसके बाद मैंने क्लियर किया आपको कि भाई हिंदुस्तानी संगीत जो होता है इसको बहुत लंबे समय से देखा जा रहा है, लेकिन इस पर जो इंपैक्ट है वो समय समय पर मिलता रहा, जिसकी वजह से इसके अंदर समय समय पर बदलाव आते हैं। अब अगर हम बात करें भारतीय संगीत पर विदेशी प्रभाव भी देखने को मिलता है, जिसमें मुगलों का प्रभाव सर्वाधिक, गजल वगैरह जो होती है वो भी इसी का पार्ट है। ठीक है, चलिए मैंने बताया 18वीं शताब्दी तक वर्तमान में शास्त्रीय संगीत में 7 मुख्य स्वर थे। कितने स्वर थे? 7 मुख्य स्वर थे। सारे गामा पाधानी, ये आपके 7 मेजर वोवल्स थे। अच्छा, वर्तमान में भारतीय संगीत में 10 शैलियां हैं, ध्रुपद, धमर, होरी, ख्याल, टप्पा, रसागर, तराना, चतुरंग और इसके अलावा सरगम और ठुमरी, ये 10 हैं। ये भी पूछे जाते हैं बेटा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो संगीत की शैली नहीं है? आप बताओगे कौन सा नहीं है? ठीक है, चलिए इसके बाद मैंने बताया कि भैया इसके बाद आता है घराना सिस्टम। अब आखिरकार घराना सिस्टम क्या होता है? एक शिक्षक के द्वारा अपनी शिक्षाओं को अपने छात्रों को एक परंपरा के तौर पर देना तथा इस प्रकार उन शिक्षाओं के अस्तित्व को बनाए रखना घराना प्रणाली कहलाता है। ये यार अब तक की बेस्ट डेफिनेशन है जो मैंने अब तक घराने के लिए लिखवाई है। मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं, जिस बच्चे ने मुझसे एक बार स्ट्रेटजी के पहले पढ़ लिया थोड़ी बहुत, ठीक है, क्योंकि पुराना जो मेरा बैच था, एक बैच आपके एक बैच के साथ मर्ज था, ठीक है, वो उन बच्चों के लिए था जिनका पेपर नियर बाई था। तो उस स्ट्रेटजी में, इस स्ट्रेटजी में और आगे भी मैं कोई भी कोर्स लूंगा तो हर स्ट्रेटजी में थोड़ा फर्क रहता है, कारण मैं स्ट्रेटजी को उस अकॉर्डिंग पढ़ाता हूं जिस एग्जाम के लिए पढ़ाना है या जो ट्रेंड उस समय चल रहा है। तो वर्तमान ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये चीजों में बदलाव। तो ये जो डेफिनेशन थी, ये क्लासिक डेफिनेशन अब तक की बेस्ट लगी थी। अच्छा, व्हेन टीचर टीचर्स स्टूडेंट कैरी फॉरवर्ड हिज एजुकेशन एज अ ट्रेडिशन फॉर हिज एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड घराना सिस्टम। घराना जो प्रणाली है वो गायन में, नृत्य में, वाद्य में, सब में काम करती है। हर घराने की एक विशिष्ट शैली होती है। एवरी घराना हैज स्पेसिफिक फॉर्म और स्पेसिफिक आर्ट। ठीक है, घराने का मतलब एक विशिष्ट गुरु की शिक्षा परंपरा को आगे ले जाना होता है। ठीक है, स्पेसिफिक एजुकेशनल ट्रेडिशन बाय ए स्पेसिफिक पर्सन और टीचर इज कॉल्ड घराना सिस्टम आल्सो। ठीक है सर, समझ में आ गई बात? अब कल की क्लास में घराने को आपको लिखवाया था कि भैया ग्वालियर जो घराना है आपका, ये ओल्डेस्ट घराना है। ग्वालियर को लैंड ऑफ म्यूजिक कहते हैं। नाथन पीरबक्श इसके संस्थापक हैं। ख्याली गायकी के लिए प्रसिद्ध है। खुली व साफ आवाज में ताल, स्वर, राग, इस सब का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अंदर प्रमुख पर्सनालिटी राजा भैया पुंछे वाले, कृष्णराव शंकर, अमजद अली खान सरोद बजाते हैं। हद्दू, हंसू और नथु ये तीनों भाई हैं। ठीक है, और इनका एक बेटा है, हद्दू का बेटा है वंदे हसन। ठीक है, वंदे हसन जो है, वंदे हसन खान, वो जो व्यक्ति है वो इनके बेटे हैं और क्लासिकली जुड़े हुए हैं ग्वालियर घराने से। क्लियर जी? अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं बाकी घराना के अंदर जितनी चीजें आपको देखने को मिलती है। अगला घराना लिखवाते हैं, हेडिंग बनाइए और लिखिए अगला घराना। नेक्स्ट आप यहां पर लिखेंगे आगरा घराना। नेक्स्ट आप लिखेंगे यहां पर आगरा घराना। आगरा घराना, आगरा घराना। जैसे आप सभी जानते हैं आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर है। आगरा कहां पर है? आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। कहां देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। देखो इसके अंदर आप रखना नाम जो आपको याद रखना है इसके संस्थापक के तौर पर, संस्थापक के तौर पर वो आपको दो नाम मेजरली इसमें याद रखने हैं। इसमें एक नाम नहीं है, इसके अंदर दो नाम आपको जो याद रखने पड़ेंगे। पहला हाजी सुजान खान, पहला हाजी सुजान खान और गुग्गे। ठीक है, पहले हाजी सुजान खान लिखिए, सुजान खान, खान आप याद रखना, पहले व्यक्ति जो इससे रिलेट करते हैं। और अगले जो व्यक्ति आपको यहां देखने को मिल जाएंगे वो आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे घग्गे खुदा बख्श। घग्गे खुदा बख्श आपको देखने को मिल जाएंगे। पूरा नाम उस्ताद घग्गे खुदा बख्श, उस्ताद घग्गे खुदा बख्श, बख्श वो आपको यहां देखने को मिल जाते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखें बड़े ध्यान से, हाजी सुजान खान, नेक्स्ट उस्ताद घग्गे खुदा बख्श। ठीक है भैया, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। संस्थापक पूछ लिए जाते हैं। आगरा उत्तर प्रदेश में है, आगरा उत्तर प्रदेश में। क्लियर है जी? इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, ये किस प्रकार का म्यूजिक इसके अंदर गाया जाता है? ख्याली म्यूजिक ही इसके अंदर गाया जाता है। ख्याली म्यूजिक, इसके अंदर प्रमुख जो लोग जुड़े हुए हैं, इसके प्रमुख कलाकार, प्रमुख व्यक्तित्व, इसके प्रमुख व्यक्तित्व आपको यहां लिखने होंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे विलायत हुसैन खान, फयाज खान, विलायत हुसैन खान, फयाज खान, हुसैन खान। ठीक है, फयाज खान, फयाज खान, ये दो तो हो गए फेमस पर्सनालिटी जो यहां पर बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा भारती प्रताप, भारती प्रताप आपको देखने को मिलती है। वसीम खान, जोहराबाई, भारती प्रताप, वसीम खान, जोहराबाई, जोहराबाई सर, जोहराबाई डांसर भी हैं, डांसर भी हैं जोहराबाई। ठीक है, और एक नाम और लिख लीजिए, हालांकि सारे तो नहीं लिखने, एक नाम और लिख लीजिए इसके अंदर, खादिम हुसैन। खादिम हुसैन फेमस है इसलिए लिख रहा हूं, खादिम हुसैन, खादिम हुसैन। याद रखने का एक आसान तरीका बता देता हूं आपको, याद रखने का एक आसान तरीका जो थोड़ा सा आपको याद रखेगा। जैसे आप मान के चलिए विलायत आपको जाना है, मतलब सबसे ज्यादा जो विलायती लोग हैं, विलायत का मतलब होता है विदेशी, सबसे ज्यादा विदेशी लोग इंडिया में कहां आते हैं? आगरा में। किसकी वजह से? ताजमहल की वजह से। ठीक है, तो आप मानिए विलायती लोग सबसे ज्यादा ताजमहल की वजह से आगरा जाते हैं, तो विलायत हुसैन खान आगरा में हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, याद रखना फयाज, उसमें से फयाज या फयाज डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, सीवो ट्रिक नहीं मिल पाएगा। ठीक है, प्रताप आप याद रख सकते हैं कि देखो आगरा जो है वो कहां है? आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर राजस्थान के निकट है। तो आगरा को हमेशा डर लगता रहता था कि प्रताप लोग उन पर अटैक कर देंगे, प्रताप यानी राजस्थान वाला हिस्सा। ठीक है, और इस बात के लिए उन्होंने अपनी बहुत सारी जमीन यानी वसीम जो है वो जोराबाई को दे रखी थी। ठीक है, जिससे वो खुद 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 उसकी रक्षा करती थी। तो खुद से खादिम हो जाएगा जोराबाई, वसीम खान, भारती प्रताप, विलायत हुसैन खान, फयाज खान। ठीक है, दिस इज वन ऑफ निमोनिक, हल्की सी निमोनिक थी, इसके ऊपर एक दो शब्द मैंने बोल दिए, आपने एक दो बार समझने की कोशिश कर ली, दिमाग आपका फंसा उसमें, तो आपके सारे नाम याद रह जाएंगे। ठीक है, क्लियर?
नोट करिए, देन हम आगे घराने पे बढ़ते हैं। सर रिप्लाई दे दीजिए भैया आयुष। अगर बेटा मैं यहाँ पर कोई चीज पढ़ा रहा हूँ तो उसका मतलब है वो आपके एग्जाम के लिए इनफ रहेगी। अब बेटा मैं जादूगर तो हूँ नहीं कि आपके पेपर के सवाल मैं आपको पहले ही दे दूं कि लो भैया तुम्हारे पेपर में ये आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये वही पढ़ा रहा हूँ जो सबसे पहले पेपर में आ चुका है, यानी मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो बेटा अब से पहले भी पढ़ाया था, पेपर में अब से पहले भी आया है, आगे भी आएगा, निश्चित रहिए। लेकिन हाँ ऐसे सवाल मत कीजिए कि सर इतना काफी होगा। बेटा याद है क्या ये सारा? काफी वही बच्चा पूछे जिसको ये सारा याद हो। याद कर लो सारा फिर कह देना सर काफी है क्या, उससे पहले काफी मत कहना भाई। ठीक है, आगे घराना नोट कीजिए। अगला लिखेंगे आप किराना घराना। किराना घराना, घराना। अब किराना घराना के बारे में समझना। सबसे पहले तो भाई किराना घराने की लोकेशन देख लीजिए। सर यह उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर में है। मुजफ्फरनगर के आस क्षेत्र, नजदीक क्षेत्र से इसका उदय हुआ है। उत्तर प्रदेश, ये मुजफ्फरनगर से इसका उदय हुआ, मुजफ्फरनगर से उदय हुआ। इसका राइट आंसर मुजफ्फरनगर से। लेकिन बेटा इसका जो नाम है वो एक तहसील से हुआ है, किराना यानी कैराना, ये कैराना तहसील से इसका उदय हुआ। कैराना तहसील वर्तमान में शामली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। मुझे यहाँ के सारे एरिया पता है क्योंकि मैं नजदीक से हूँ। तो शामली एक जगह है, शामली डिस्ट्रिक्ट है, और शामली डिस्ट्रिक्ट में ही आपको कैराना देखने को मिलता है, कैराना तहसील। काफी बच्चे यहाँ शामली के आसपास के होंगे तो जानते होंगे कैराना को। ठीक है जी, और लोकेशन इसकी मैंने बता दी आपको, उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से इसका राइट हुआ है। क्लियर। अब कैराना घराने के बारे में अगर मैं बात बताऊं, इसके संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ दिस घराना? नाम है अब्दुल करीम खान। ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। इसके संस्थापक कौन है? फाउंडर अब्दुल करीम, अब्दुल करीम खान, अब्दुल करीम खान। क्लियर? जी हाँ, ख्याल गायकी के लिए ही प्रसिद्ध है, ख्याल गायकी के लिए ही प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख कलाकार, इसको ख्याली म्यूजिक भी बोलते हैं। प्रमुख कलाकारों के नाम देखिए, प्रमुख कलाकारों के नाम देखिए। पहला नाम देखने को मिलेगा आपको सवाई गंधर्व, सवाई गंधर्व, गंगूबाई हंगल। यार गंगूबाई हंगल बहुत पूछा गया है, गंगूबाई हंगल मेरे खुद के पेपर में आता है, गंगूबाई हंगल। सवाई गंधर्व, सवाई गंधर्व, सवाई गंधर्व हो गया। गंगूबाई, गंगूबाई हंगल हो गया, हंगल, हंगल इनका सरनेम है, बहुत फेमस है गंगूबाई हंगल। ठीक है, सवाई गंधर्व हो गया। भीमसेन जोशी हो गया, पंडित भीमसेन जोशी नाम तो सुना है, प्रभात रे नाम तो सुना है, फेमस है ये तो। भीमसेन, भीमसेन जोशी, प्रभात रे। हम मत कहना बेटा नाम याद नहीं है, प्रभात रे एक ही नाम काफी है बॉडी टाइट करने के लिए, प्रभात रे। ठीक है, हीराबाई वडोदेकर, हीराबाई वडोदेकर, हीराबाई वडोदेकर, 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 हीराबाई वडोदेकर। क्लियर? सुरेश बाबू माने, सुरेश बाबू माने, सुरेश बाबू माने, बाबू माने। ये मेजरली से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, ये मेजरली से जुड़े हुए लोग हैं। अब्दुल करीम राम नारायण लिख लो यार, अगर नहीं मान रहे हो तो लिख लो अब्दुल करीम राम नारायण। अब्दुल करीम यहाँ लिखो, अब्दुल करीम राम नारायण। सर राम नारायण को अलग कलर से लिखा, क्या कोई खास बात है? देखो भैया ज्यादा खास बात तो नहीं है, हाँ पर इतनी खास बात जरूर है कि ये सारंगी बजाते हैं, ये सारंगी बजाते हैं, इसलिए थोड़े जरूरी है राम नारायण जी। ठीक है चलिए। सर क्या आप आगरा से? नहीं भाई मैं आगरा से नहीं हूं, मैं हर जगह से हूं। आई एम फ्रॉम एंटायर इंडिया, मैं प्लेनेट अर्थ से हूं। ठीक है, नोट हो गया। जो किराना घराना है हो जाना चाहिए आपको। तो कैराना तहसील जो है शामली पड़ती है अभी, वहां पे है, शामली डिस्ट्रिक्ट है, कैराना तहसील है वहां पर। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? हाँ भाई आगे बढ़िए। नेक्स्ट है आपका मेवाती घराना, नेक्स्ट है आपका मेवाती घराना, मेवाती घराना। फिर मेवाती घराना के बारे में याद रखना। मेवाती घराना जो है, ठीक है, मेवाती घराना जो है इसके फाउंडर देख लीजिए बेटा, अब्दुल नजीर खान और वाहिद खान। अब्दुल नजीर खान एंड वाहिद खान, अब्दुल नजीर खान एंड वाहिद खान, वाहिद खान, वाहिद खान, याद रख लेना। ठीक है भाई जी। तो एक और बात, इसको इंग्लिश में भी लिख लो, नजीर खान एंड वाहिद खान। इसकी लोकेशन क्या है? मेवाती घराने की लोकेशन क्या है? सर इसका जो एक्सटेंट है वो राजस्थान में है, राजस्थान में है, दिल्ली में है, राजस्थान, दिल्ली, इंदौर, इन जगह पर है इसका एक्सटेंट है लोकेशन। याद रखना राजस्थान के अंदर जो मेवाड़ है, राजस्थान के अंदर जो मेवाड़ है वो मेवात नहीं है, याद रखना। ठीक है, नॉट मेवाड़ रीजन, नॉट मेवाड़ रीजन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टीचर भी गलती कर देते हैं ये वाली कि वो मेवाड़ रीजन को ही लिखवा देते हैं, कि राजस्थान लिखवा देते हैं, तो बच्चों को लगता है कि जो मेवाड़ वाला रीजन है वही मेवात वाला रीजन है। बेटा मेवात इज डिफरेंट, नॉट मेवाड़, मेवाड़ नहीं है इसमें शामिल। ठीक है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, याद रखना।
अब अगर मैं इसके बारे में बात बताऊं, इसके अंदर कौन सी गायकी होती है सर? ख्याल गायकी होती है, वही मधुर आवाज इसमें होती है, ख्याल गायकी होती है, ख्याल गायकी गायकी इसमें होती है, ठीक है, ख्याल म्यूजिक आपको देखने को मिलता है। अच्छा, इसके अलावा याद रखना मधुर आवाज होता है, खुला गला मधुर आवाज, ओपन थ्रॉट, खुला गला मधुर आवाज, और राग में आवाज, मधुर राग में आवाज, ऑर्डर्ड एंड मेलोडियस, ऑर्डर्ड एंड मेलोडियस, ऑर्डर्ड एंड मेलोडियस, ठीक है, ओपन थ्रॉट। अब इसके अंदर जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो देख लीजिए। अब इसके अंदर जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले इसके अंदर नोट लिखेंगे पंडित जसराज जस्सू भाई, इसी से रिलेट करते हैं, पंडित जसराज जस्सू भाई, पंडित जसराज जसराज जस्सू भाई। जब जसराज भाई गाते हैं ना, जब जसराज भाई गाते हैं तो आप याद रखना वो फेमस है अपनी जुगलबंदी के लिए। जब वो जुगलबंदी करते हैं तो वो जसरंगी कहलाती है। जब वो जुगलबंदी करते हैं, जब गाते हैं तो जुगलबंदी, जब ये जुगलबंदी करते हैं, जुगलबंदी जब वो करते हैं तो वो जसरंगी कहलाती है। क्या कहलाती है? जसरंगी, क्योंकि इनका नाम है तो जसराज से ही निकलती है जसरंगी, जसराज से निकलती है जसरंगी, ठीक है। चलिए, बहुत इजी, क्लियर है जी? हाँ। इसके बाद अगर मैं बात बताऊं, इसके बाद अगर मैं सेम इसी गाने के बारे में एक बात और बताऊं, इसके अंदर बाकी लोग कौन कौन है आप याद रखना, कला रामनाथ, पंडित अभयंकर, पंडित अभयंकर और कला रामनाथ, पंडित अभयंकर, अभयंकर एंड जो दूसरा नाम आपको याद रखना है, पंडित अभयंकर का नाम इसलिए फेमस है क्योंकि ये जो फेमस इस वजह से क्योंकि इनको बहुत सारे संगीत एकेडमी के अवार्ड मिल चुके हैं अभयंकर जी को। जसराज भाई इसलिए फेमस है क्योंकि इनको तो पद्मश्री भी मिल चुका है, इसलिए वो ज्यादा फेमस है, ठीक है। और कला रामनाथ, कला रामनाथ वो भी फेमस है, कला रामनाथ, कला रामनाथ, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना, कला रामनाथ, ठीक है, भूलना नहीं है आपको बिना परेशानी के, इसको नोट कीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। सिर्फ ये होता है कि सर सिर्फ हिंदी में लिखवाइए, बेटा मैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ, मेजरली तो इंग्लिश वाले बच्चों को लिखवाना चाहिए, उनके हिसाब से तो ये पर्सपेक्टिव है कि मैं सिर्फ इंग्लिश में लिखवाऊं, आपका पर्सपेक्टिव है सिर्फ हिंदी में लिखवाऊं। अरे भाई दोनों लिख रहा हूं मैं तो, हैं, लिखते चलो। और आप ऐसे बच्चे तो होने कि आपको इंग्लिश लिखवाना पड़े, बोले हुए शब्द भी आप लिख सकते हैं, तो आप लिखिए आराम से बाबू, ठीक है। चलिए, मेवाती घराने के बाद आता है आपका जयपुर अतरौली घराना, ठीक है। क्लास में जॉली बिहेवियर आपका दिखना चाहिए, ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लिखिए जयपुर घराना, जयपुर अतरौली घराना। अब ये मत कहना सर इसकी लोकेशन लिखवा दो, बहुत मारूंगा भाई, जयपुर सबको पता है, राजस्थान की बात चल रही है, ठीक है, सबको पता है राजस्थान की बात चल रही है। अब जयपुर अतरौली घराने के बारे में थोड़ा सा ये लिखिएगा कि सर जयपुर अतरौली घराना जो है वो किसके द्वारा स्थापना की गई? अल्लाह दिया खान के द्वारा। स्थापना किसके द्वारा की गई? संस्थापक कौन है इसके? अल्लाह दिया खान जी, अल्लाह दिया खान आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ख्याल गायकी ही इसके अंदर प्रसिद्ध है। इसमें गीत की जो ध्वनि होती है वो थोड़ी अलग मानी जाती है, इसमें छोटी बंदिशें की जाती हैं, ठीक है, ख्याल गायकी, ख्याल गायकी, ठीक है। चलिए, इसके अंदर छोटी बंदिशें होती हैं, मतलब छोटी छोटी लाइनें होती हैं, ठीक है। इसमें जो लाइनें होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, याद रखना। जयपुर घराने की स्पेशलिटी यही है कि इसके अंदर छोटी बंदिशें होंगी, खुली आवाज होगी, तो थोड़ा याद रखना, लाइंस छोटी होती हैं। जयपुर घराने की विशेषता है उसकी ख्याल गायकी के अंदर छोटी लाइंस होती हैं, छोटी बंदिशें, स्मॉल लाइंस, इंग्लिश वाले बच्चे इसको लिखेंगे स्मॉल बार्स, ठीक है। एंड इसके अलावा खुली आवाज, खुली आवाज, ओपन थ्रॉट आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, याद रखेंगे जी सर, याद रखेंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो इंपोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं वो आप इसके अंदर लिखेंगे। मल्लिकार्जुन मंजूर कौन है? इंपोर्टेंट पर्सनालिटी मल्लिकार्जुन मंजूर, मल्लिकार्जुन मंजूर फेमस नाम है मल्लिकार्जुन मंजूर, ठीक है। देन किशोरी अमोलकर, किशोरी अमोलकर, अश्वनी भिड़े, ठीक है, किशोरी अमोलकर, किशोरी अमोलकर, किशोरी अमोलकर, अश्वनी भिड़े, अश्विनी भिड़े, भिड़े वो भिड़े याद है, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला, वो आप याद रखना, अश्वनी भिड़े, अश्वनी भिड़े इसमें याद रखना। संजय दीक्षित याद रख लेना, संजय दीक्षित और रघुनंदन, संजय दीक्षित और रघुनंदन, दीक्षित एंड रघुनंदन। चलिए, ठीक है, चलो पूरा नाम अश्वनी भिड़े जी का, अश्वनी भिड़े देशपांडे, ठीक है, एक बच्चा लिख भी रहा है अश्वनी भिड़े देशपांडे, ठीक है भाई। चलो नोट हो जाए तो बताना, देना, आगे बढ़ते हैं। जयपुर अतरौली घराने के बाद एक बच्चा कह रहा है कि सर इसके अंदर थोड़ी सी बदलाव की जरूरत है, तो बेटा बताइए बदलाव, बताइए यादव जी क्या बदलाव की जरूरत है? ठीक है, फटाफट बताइए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। में गाई जाती नहीं, ऐसा नहीं, सारे घरानों का ओरिजिन उस एरिया से हुआ है, गाय तो ये बहुत अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। आगे आप लिखेंगे रामपुर सहसवान घराना, रामपुर सहसवान घराना, रामपुर सहसवान घराना, रामपुर सहसवान। उस्ताद इनायत खान है, उस्ताद इनायत खान आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, उस्ताद इनायत खान, उस्ताद इनायत खान, खान, क्लियर। इसके अलावा राशिद खान, इसके अंदर प्रमुख व्यक्ति राशिद खान आपको देखने को मिलेगा, जो इसके अंदर मेजर व्यक्तित्व के तौर पर देखने को मिलते हैं। और निसार हुसैन खान, निसार हुसैन खान, निसार हुसैन खान, हुसैन खान, निसार हुसैन खान,
अच्छा, इसके अंदर जो म्यूजिक गाया जाता है उसकी शैली कैसी होती है सर? इसके अंदर तराना म्यूजिक शैली होती है जिसके अंदर काफी ज्यादा जटिलता पाई जाती है। तराना म्यूजिक शैली, तराना संगीत शैली इसकी होती है, शैली आपको देखने को मिलती है, तराना संगीत शैली, शैली, तराना संगीत शैली आपको इसमें देखने को मिलती है। धर्मेंद्र बेटा आराम से कमेंट करो, तब तक कमेंट करना बाबू जब तक कमेंट बॉक्स भर ना जाए, जो कि भर नहीं सकता है ना। कमेंट करो बाबू। क्लियर, क्लियर बेटा? नहीं, प्रीवियस क्लास नहीं दिख रही है बेटा, वो आज ऐड ऑन हो जाएंगे, आपको दिख जाएंगे। चलिए, रामपुर सहसवान कंप्लीट होता है, आगे बढ़ते हैं। आगे घरानों के बारे में बात करते हैं। एक सेकंड रुकना भाई। अब इसमें लिखेंगे लखनऊ घराना। लिखिए आगे, ठीक है। ये रामपुर सहसवान हो चुका है, देन आप आगे लिखेंगे इसमें लखनऊ घराना। लखनऊ घराना भाई, लखनऊ जो घराना है ये मियां बख्शू के द्वारा स्टार्ट किया गया। बख्शू खान, इसके संस्थापक बख्शू खान। थोड़ा तेज लिखो यार, बहुत स्लो पढ़ रहे हैं हम लोग। बख्शू खान, बख्शू खान, बख्शू खान के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। लखनऊ घराना आप सीधे जान चुके होंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा लखनऊ घराना जो है वो दो चीजों से रिलेट करता है सर जी, ये संगीत से रिलेट करता है और ये तबले से रिलेट करता है। तबला भी इसके अंदर बहुत ज्यादा फेमस आपको देखने को मिलेगा, कथक भी इसके अंदर बहुत ज्यादा फेमस आपको देखने को मिलेगा। मेजरली इनके लिए ज्यादा फेमस है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर तबले को किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, दैट वाज मियां बख्शू, जिन्होंने यहां पर तबले को स्टार्ट किया। मियां बख्शू जिन्होंने यहां पर तबले को स्टार्ट किया। अगर मैं बात करूं यहां पर कथक को इस लेवल पर किसने पहुंचाया, कथक को इस लेवल पर यहां किसके द्वारा पहुंचाया गया है, तो दैट वाज हु वाज दैट, जिन्होंने कथक को इस लेवल पर यहां पर पहुंचाया। थोड़ा याद रखना कि भाई वो दुर्गा प्रसाद, कालका प्रसाद, इनके द्वारा पहुंचाया गया कथक को। दुर्गा प्रसाद, दुर्गा प्रसाद, इनके बाद इनके बेटे कालका प्रसाद, दुर्गा प्रसाद, कालका प्रसाद, इनके द्वारा यहां पर कथक को एक बड़े लेवल पर पहुंचाया गया। इसके बाद कालका प्रसाद के बाद यहां पर शंभू लच्छू अच्छन, ठीक है, शंभू लच्छू अच्छन आपको देखने को मिल जाएंगे। शंभू, ठीक है, इसके बाद आपको देखने को मिल जाएंगे शंभू, ठीक है, लच्छन, अच्छन, महाराज, ये तीनों इनका सरनेम है, महाराज सरनेम है, महाराज सरनेम है। अब यहां पर अच्छन महाराज के जो बेटे हैं दैट वाज बिरजू, बिरजू महाराज। इन्होंने तो एक अलग लेवल पर इस चीज को पहुंचा दिया, इन्होंने तो एक अलग लेवल पर इस चीज को पहुंचा दिया, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी याद रखना कि आपको कोई यहां पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, आपकी यहां तक कोई मिस्टेक आपकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, याद रखना, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना किसी परेशानी के। जी जी, इसमें लिखते हैं बाकी लोगों को, जैसे इसके अंदर बाकी कौन कौन है। अगर मैं तबले की बात करूं तो बाकी लोग कौन है तबले के अंदर, भाई तबले के अंदर आपको मोदू खान देखने को मिलता है। मोदू खान, अच्छा जो बच्चा ये कह रहा है इसके संस्थापक मोदू खान भी थे। हर्षित यादव का कहना है मोदू खान भी थे। बेटा मोदू खान इसमें सेकेंडरी लगेंगे, मोदू खान, और मुझे खूब अच्छे तरीके से याद है, मैंने लिखवाया मोदू खान, और कोई लिखवाता भी नहीं है, ठीक है। पुराने वाले बैच में मैंने मोदू खान लिखवा भी दिया था, मेजरली लोग लिखवाते नहीं है। मोदू खान, मोदू खान के जो पूर्वज थे उनका संबंध ग्वालियर घराने से था, लेकिन वो यहाँ पर आ गए थे बाद में। सेम चीज मियां बख्शू के साथ भी हुई थी, लेकिन मियां बख्शू को मेजर फाउंडर माना जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मोदू खान और बख्शू खान दोनों को थोड़ा याद रखना। मियां बख्शू इसलिए फेमस है क्योंकि तबले की वजह से लखनऊ घराने का राइज ज्यादा हुआ है, ठीक है, ठीक है सर जी। अब इसके अंदर जो मेजर पर्सनालिटीज हैं उनके नाम थोड़े से आप यहाँ पर याद रख लेंगे, जैसे पंडित स्वराज, ठीक है। पंडित जसराज किस घराने के, सर वो मेवाती घराने के। अब बेटा मैं पंडित जसराज की बात नहीं कर रहा, मैं पंडित स्वराज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रामसराय की बात कर रहा हूँ, पंडित रामसराय हो जाएंगे, पंडित स्वराज हो जाएंगे। लिखिए पंडित स्वराज, पंडित रामसराय, ठीक है। स्वपन चौधरी, पंडित स्वराज, स्वप्न चौधरी, आबिद खान, आबिद खान, आबिद खान, ठीक है भाई जी। रामसराय, ठीक है। स्वपन चौधरी, पंडित स्वराज हो जाएंगे, आबिद खान हो जाएंगे, रामसराय हो जाएंगे। तो इतने एनफ है आपके, इतने जो है आपको एनफ देखने को मिल जाएंगे। हाँ सर ठीक है, इतने तो बहुत है भाई, इतने याद रख लीजिए आपके लिए काफी होगा, ठीक है, इतना याद रख लीजिए आपके लिए काफी होगा। सर और लिखवा दो, संतोष कृष्ण विश्वास लिख लो यार, संतोष कृष्ण विश्वास, इतने बहुत हैं आप। संतोष कृष्ण विश्वास, कृष्ण विश्वास लिख लीजिए, ठीक है। दीज आर इनफ, दीज आर इनफ, ठीक है। चलो तो ये था लखनऊ घराना, आपका नोट हो गया होगा, साथ ही साथ आप नोट कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है आपने नोट कर लिया होगा। देन हम आगे चलते पंजाब घराना की तरफ। अब हम देखते हैं पंजाब घराने को, देखते हैं पंजाब घराने के अंदर क्या है, ठीक है। चलो जी, पंजाब घराना आबिद हुसैन लिख तो दिया भाई, आबिद हुसैन, आबिद हुसैन लिख तो दिया। आफाक खान लिखने के लिए है तो आफाक खान भी इसी में, आफाक खान भी इसी में है, लिख लीजिए। एक बच्चा लिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए, पंजाब घराना, पंजाब घराना, पंजाब घराना ऑब्वियसली लोकेशन आपको पता लग रही है तो सही कि पंजाब की बात की जा रही है सर जी, पंजाब घराना है तो पंजाब की बात की जा रही होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर इसके अंदर बताऊं, अगर इसके अंदर आपको क्लियरली बात बताता हूं कि यहाँ पर लाल भवानी दास के द्वारा इस चीज को स्टार्ट किया गया, लाल भवानी दास के द्वारा इस चीज को स्टार्ट किया गया था। लाल भवानी दास और कादर बख्श, लाला भवानी दास एंड कादर बख्श, लाला भवानी दास एंड कादर बख्श, दो नाम क्यों हैं? देखो भाई, अगर इसके अंदर लाला भवानी दास है, पंजाब घराने के अंदर दो चीजें बहुत ज्यादा फेमस आपको देखने को मिलती है, पखावज और एक तबला। अगर पखावज की बात करूं, लाला भवानी दास ने स्टार्ट किया था पखावज, पखावज, PAKHAWAG, पखावज। पखावज भाई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, बजाने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तबला, ये भी तबला यहाँ पर बजाने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। पखावज एंड तबला ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में याद रखना, पंजाब घराने के बारे में, ये दोनों लोग इसमें फाउंडर हैं, ठीक है। पंजाब घराने में अदर पर्सनालिटीज देख लीजिए, अदर पर्सनालिटीज, अदर पर्सनालिटीज देख लीजिए कि और कौन कौन व्यक्तित्व इसमें आपको देखने को मिलते हैं मेजरली फेमस। तो भाई पंजाब घराने के अंदर जो तबले से है, क्योंकि तबला फेमस है यहाँ का, ठीक है। पखावज तो बहुत छोटे समय तक रहा, पखावज को ही आगे बढ़ के तबला बना दिया गया है, ठीक है। पखावज को ही आगे चल के तबला बना दिया गया। तो मेजरली आज की डेट में जो पंजाब फेमस है वो मेजरली फेमस है तबले के लिए, कादर बख्श के कारण, ठीक है। पखावज ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाए, तो मेजरली यहाँ जितने भी लोग हैं वो तबला बजाते हैं, क्लियर। अब इसके अंदर लोगों के नाम लिख लीजिए, फजल कुरैशी, पंडित शंकर घोष, अल्लाह रखा खान, अल्लाह रखा खान, अल्लाह रखा खान, शंकर घोष,
इसको याद करने की ट्रिक बता दूंगा मैं, ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक बता दूंगा मैं, निश्चिंत रहना। अल्लाह रखा खान शंकर घोष, ठीक है, चलिए ठीक है सर जी। अल्लाह रखा खान शंकर घोष, फजल कुरैशी, फजल कुरैशी, जाकिर हुसैन, ठीक है, फजल कुरैशी, जाकिर हुसैन, फजल कुरैशी, जाकिर हुसैन, ठीक है, और फिरोज खान, फिरोज खान। अब याद रखने का तरीका देखो, तबला जो होता है वो दिखने में कैसा होता है, देखो भाई तबला होता है ऐसा दिखने में, ठीक है, ये तबला है मान के चलिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इसके ऊपर इस तरीके से जो है ये तबला जो है बजाया जाता है, इस तरीके से कुछ इस तरीके से तबला जो है थोड़ा बजाया जाता है आपका। यहाँ पे इसमें जो है आपको दिख गया होगा कि किस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ये ढोलक होती है ना काइंड ऑफ, ठीक है, ढोलक होती है ना काइंड ऑफ, वो तबला होता है, ठीक है। अब मान के चलिए कि ऐसा एक एम्बेडी सा होता है, वो डुम डुम करके ऐसे हाथ से वो बजता है, ठीक है, ताल वाद्य यंत्र होता है एक प्रकार से, ठीक है, आघात। तो ये रखा हुआ है, क्योंकि इसको ऐसा तो नहीं हवा में तो बजा नहीं सकते, इसको रख के बजाना पड़ता है, तो ये रखा हुआ है, तो रखा से रखा हो गया। जैसे ये बता है घोषणा हो जाती है कि बड़ा काम होने वाला है, घोषणा से घोष हो गया, ये बात कुरैशी, ठीक है। अब याद रखना फजल भाई है, फजल भाई जानते हैं इस बात को, एक व्यक्ति का नाम लेना पड़ेगा, फजल का नाम ले लो, फजल भाई इस बात को जानते हैं। अब याद रखना, अब आप उसमें जाकर आप जाकर भी कुछ नहीं कर सकते, आप जाकर भी रो जाओगे, रो तो फिरोज से जाकर भी आप रो जाओगे, क्योंकि वहां तबला रखा होने की वजह से घोषणा हो चुकी है। फजल भाई अगर जाओगे तो रो जाओगे, ठीक है। चलिए मैं दोबारा बताता हूँ, फजल भाई मतलब तबला कहीं पर रखा हुआ है, घोषणा हो चुकी है, फजल भाई अगर आप जाओगे तो जाकर भी रो जाओगे, बता पॉइंट। तबला रखा हुआ है, घोषणा हो चुकी है, अगर फजल भाई जाएंगे तो जाकर भी रो जाएंगे, खेल खत्म हो गया जी, सिस्टम है जी, ठीक है। याद हो गया, पंजाब घराना कंप्लीट आपको याद हो जाएगा। उसके बाद मेहर घराना देख लीजिए, मेहर घराना, मेहर घराना देख लीजिए, अलाउद्दीन खान के द्वारा मेहर घराने को स्टार्ट किया गया था, मेहर घराना, मेहर घराना, मेहर घराना। मेहर घराना इतना ज्यादा फेमस नहीं है, अलाउद्दीन खान ने इसको स्टार्ट किया है, अलाउद्दीन खान के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, अलाउद्दीन खान के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। मेहर घराने का जो मेजर संबंध है, मेहर घराने का जो मेजर संबंध है वो याद रखना, वो है जी संतूर से, हल्दी और चंदन के गुण सन्माए संतूर, संतूर संतूर, ठीक है, संतूर संतूर आप याद रख लेना इसके अंदर। अब इसमें याद रखना संतूर, ठीक है, संतूर संतूर आप याद रख लेना इसके अंदर। अब इसमें याद रखना निखिल बनर्जी है, पंडित रविशंकर है, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी, ये सब संतूर बजाने वाले हैं ना, ये सब संतूर बजाने वाले हैं। निखिल बनर्जी हो गया, पंडित रविशंकर हो गया, देवी अन्नपूर्णा हो जाएंगी, ठीक है, देवी अन्नपूर्णा हो जाएंगी, अली अकबर हो जाएंगे, देवी अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा हो जाएंगे, अली अकबर हो जाएंगे, तो सबके सब इसमें होते हैं, ठीक है। हल्का सा फिर भी मैं बता देता हूं, अगर पंडित रविशंकर की बात करूं, ये कोई आम आदमी नहीं है भाई, पंडित रविशंकर को आप बिल्कुल आसानी से हल्के में नहीं ले सकते। 1999 में भारत रत्न मिला भाई को, 1999 में भारत रत्न मिला है। इनके ऊपर भगवान की मेहर है, ठीक है, इनके ऊपर भगवान से ज्यादा जो दूसरी मेहर है वो संतूर की मेहर है, तो याद रखना पंडित रविशंकर जी फेमस है। अब बताने की ट्रिक बताता हूं, पंडित रविशंकर जी संतूर से नहाए, पंडित रविशंकर जी की नहाए, ठीक है जी, संतूर से नहा लिए, तो इनके ऊपर भगवान जी की मेहर हो गई, इनके ऊपर भगवान जी की मेहर हो गई, जिसकी वजह से इनका चेहरा खिल उठा, जिसकी वजह से इनका चेहरा खिल उठा। तो उसके बाद इन्होंने देवी अन्नपूर्णा से कहा, इसके बाद इन्होंने देवी अन्नपूर्णा से कहा कि वो अकबर से भी बेहतर है, काम खत्म। पंडित रविशंकर जी के ऊपर संतूर से नहाने की वजह से मेहर हो गई, जिसकी वजह से उनको भारत रत्न मिल गया। उसके बाद वो खिल उठे, इसके बाद उन्होंने देवी अन्नपूर्णा से कहा कि वो अकबर से भी बेहतर है, क्लियर, याद रखिए, बताइए एक बार। हर एक जगह भाई, मुझे आपको पता होगी मध्य प्रदेश में जगह है मेहर, मध्य प्रदेश में जगह है भाई मेहर, तो वहां पे है ये मेहर जगह, ठीक है। चलिए मेवाती घराना रह गया है बेटा, मेवाती घराना करा दिया, क्लियर है जी। दूसरी चीज इसके अंदर ये भी नोट कर लेना अभी कि जैसे इनको भारत रत्न मिला, क्या किसी और म्यूजिशियन को भी भारत रत्न मिला है, क्या किसी और म्यूजिशियन को भी भारत रत्न मिला है? तो भाई नोट करो फटाफट से, एक व्यक्ति को और भारत रत्न मिला है, सन 2001 में भारत रत्न मिला था बिस्मिल्लाह खान जी को, बिस्मिल्लाह खान जी को शहनाई के लिए भारत रत्न मिला था, बिस्मिल्लाह खान जी को शहनाई के लिए भारत रत्न मिला था। संतूर क्या है भैया? एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, संतूर इंस्ट्रूमेंट होता है, एक संगीत वाद्य यंत्र होता है। अच्छा संगीत में एक व्यक्ति को और भी मिल चुका है संगीत क्षेत्र के, बिस्मिल्लाह खान जी को, बिस्मिल्लाह खान जी को 2001 में भारत रत्न मिल चुका है, भारत रत्न मिल चुका है, नाम उनका बिस्मिल्लाह खान। अब अगर मैं बात करूं बिस्मिल्लाह खान जी, ये शहनाई बजाते थे और इनका जो घराना है वो कौन सा था? वो डुमराव घराना था। शहनाई बजाते थे, इनका घराना डुमराव घराना था, बजाते थे और ये डुमराव घराने से बिलोंग करते हैं। डुमराव मिसलिनियस में आता है, डुमराव घराना, डुमराव घराना है, ठीक है, 2001 में। चलिए इन्होंने 1947 के अंदर भी शहनाई बजाई थी। कहां पर शहनाई बजाई थी? लाल किले पर। चलिए याद रखिए, क्लियर बच्चे? जी सर, आज के लिए इतना ही रहेगा। घराना सिस्टम आपका कंप्लीट होता है, आपका समय ज्यादा नहीं होगा, ये चीजें आपकी कंप्लीट है। किसी बच्चे को कोई डाउट है वो पूछ सकता है, वरना घराने चलो याद रखना स्टेट वाइज चीजें होंगी, लेकिन स्टेट वाइज करने से पहले कुछ ऐसा डेटा होता है जो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। है जी, क्लियर बात है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल पार्क्स के बारे में। अच्छा, जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी, व्हेन यू गॉट दिस पीडीएफ, आपको एक बार में ये सारा का सारा स्टैटिक डेटा मिल जाएगा, जिसमें आपको चीजें बहुत इजी से समझ लो, ठीक है, जिसमें आप ये चीजों को बहुत इजी से समझ लोगे। क्लियर है भाई? जी सर। लेकिन उसके अलावा नेशनल पार्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपको देखने को मिलेगा। बेटा मैं मैप पे टिक मारने के लिए नहीं आया, आई मेक माय थिंग्स क्लियर टू यू। मैं इसलिए नहीं आया हूं कि हां क्लिक कर दूं वहां पे छत्तीसगढ़ के अंदर गुरु घासीदास इंद्रावती और कांगे वैली है, नहीं, एक एक करके अलग अलग लिखूंगा। ये तो इसलिए है कि जब आपको स्लाइड मिले तो आपको कुछ और फायदा से मिले, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब मैं किसके बारे में बात कर रहा था? नेशनल पार्क के। नेशनल पार्क क्या होते हैं? नेशनल पार्क इनको बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर? जी हाँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, आखिरकार राष्ट्रीय उद्यान का जो निर्माण है वो क्यों किया जाता है? देखो, ये एक इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, ठीक है। इट इज मेड फॉर दिस एंश्योर प्रोटेक्शन टू फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना, दिस इंश्योर प्रोटेक्शन टू फ्लोरा एंड फौना। यानी अगर मैं बाकी और चीजें आपको समझ रहा हूं, पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए, सुरक्षा देने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा देने के लिए नेशनल पार्क्स का निर्माण किया जाता है। नेशनल पार्क्स का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलो। अच्छा, अगर एक नेशनल पार्क बन जाता है, अगर कोई स्थान है उसको नेशनल पार्क बना दिया, ठीक है, अगर एक पार्क को नेशनल पार्क हमने बना दिया तो उस चीज से क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ठीक है, मान के चलिए मेरा ये स्टूडियो है, लेट्स सपोज दिस इज माय स्टूडियो, ठीक है, छोटा सा एक तरह है। अगर मैं इस स्टूडियो को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दूं, या गवर्नमेंट इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दे, या कौन डिक्लेयर करती है ये भी आपको भी पता लगेगा। अगर ये नेशनल पार्क डिक्लेयर हो जाता है तो क्या होगा? देखो, होगा ये, फिर यहाँ पे मैं नहीं आ सकता विदाउट परमिशन। मनुष्य का हस्तक्षेप पूरी तरीके से रोक लिया जाएगा और इस स्थान पर जो चीजें रह सकती हैं, जैसे कमरा है, इस कमरे में कौन रह सकता है? इस कमरे के अंदर रैकून रह सकती हैं, ठीक है, या जो भी जनजाति यहाँ, जो भी पेड़ यहाँ रह सकता है उसको यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। ये नेशनल पार्क होता है, इसलिए नेशनल पार्क बनाया जाता है। रट्टा मार दिया जी, वहां नेशनल पार्क है, वहां नेशनल पार्क है, उससे मजा नहीं आता जीवन में। क्यों है नेशनल पार्क? ये चीज आपको बताना चाहिए। तो राष्ट्रीय उद्यान होने का कारण मतलब कोई इंपैक्ट क्या पड़ता है? और राष्ट्रीय उद्यान बनने पर प्रभाव क्या पड़ता है? और प्रभाव क्या पड़ता है वो समझिए। अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान बनता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इंपैक्ट्स देख लीजिए बेटा, ठीक है। सर, इंपैक्ट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले उस संरक्षित क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पर रोक लग जाती है। मानव हस्तक्षेप पर रोक लग जाती है। इसको क्या बोलते हैं? स्टॉपेज ऑन ह्यूमन इंट्रूड। स्टॉपेज ऑन ह्यूमन इंट्रूड, मनुष्य का जो हस्तक्षेप होता है, ह्यूमन इंट्रूड जो होता है, उस पर पूरी तरीके से रोक लग जाती है। संरक्षित क्षेत्र में, उस संरक्षित क्षेत्र में, उस रिजर्व एरिया में, उस संरक्षित क्षेत्र में, उस रिजर्व एरिया में, ठीक है, पशु पक्षी, ठीक है, बेहतर स्तर पर हैबिटेट अपना बना सकते हैं, अपना हैबिटेट बना सकते हैं। पशु पक्षी अपना घर वह या जहां वो रहते हैं, ठीक है, शेल्टर, ठीक है, अपना निवास बना सकते हैं, ठीक है। तो सुटेबल फॉर फ्लोरा एंड फौना, तो फ्लोरा एंड फौना जो होते हैं वो इस चीज से बहुत ज्यादा उनको फायदा मिलता है। क्लियर है? ये चीज आपको समझनी है। जैसे आप ये चीज समझ लेंगे उसके बाद में आगे बढ़ें। पहले ऐसा कुछ नहीं था, बहुत बाद में चलकर ऐसा हुआ। ऐसा हुआ। चलो, कैसे बनते हैं नेशनल पार्क, उसके बारे में बात करूंगा। यार, ये ना बहुत इन डेप्थ बातें होती हैं जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको भी वही चीजें पसंद हैं कि सर आप सिर्फ राज्य लिखवाइए और उसके अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क है ये बता दीजिए, अगर आपको ऐसे ही पढ़ना तो मुझे दिक्कत नहीं है बाबू, तो ऐसे पढ़ा दूंगा। अगर क्लियर हो गया है तो बता देता हूँ। बेटा अमन डट जा, एक मिनट, आगे बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा। बस एक बार ये बता दो सर, हाँ जी मैटर क्लियर है जी, खत्म हो गया जी मैटर, ये बता दो एक बार। नोट कौशिकी का कहना है सर क्यों बनाते हैं नेशनल पार्क? बेटा इसलिए बनाते हैं, बनने पर प्रभाव पड़ता है, बनाते इसलिए हैं, ठीक है, टू इंश्योर फ्लोरा एंड फौना, ये इसको बनाने का कारण होता है। रीजन इज दिस, नोटेड, ठीक है जी। अगले पेज पर चलते हैं और अब बताता हूं कि क्या मैटर होता है जी, इसका निर्माण कैसे कैसे होता है। पहले क्या था? पहले कुछ नहीं था, ऐसा कोई नेशनल पार्क नहीं था, कहीं से कहीं तक नहीं, सब बढ़िया चला था जीवन में। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होता है, फूड चेन खराब होनी शुरू हुई, लोगों ने जंगलों को काटना शुरू किया और इतने जंगल काट दिए लोगों ने कि फिर जो फूड चेन खराब होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ये सब चीजें बढ़ने लगी। अब जब इतनी सारी चीजें बढ़ जाएंगी तो मनुष्य का जीवन भी इस चीज से प्रभावित होगा, और जब मनुष्य का जीवन भी इस चीज से प्रभावित होगा तो मामला खराब। अब लोगों को इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। लोगों ने विचार करने के लिए सबसे पहले 1948 में एक संस्था बनाई थी। 1948 में एक संस्था बनी है IUCN। इसमें एक संस्था बनी है जिसका नाम है IUCN। 5 अक्टूबर 1948 संस्था IUCN। इसका मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर क्लियर है जी सर जी? ओके रिपोर्ट है जी, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, IUCN का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? सब ग्लैंड के अंदर है। ग्लैंड कहां पर? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के अंदर है ग्लैंड। कहां पे बेटा? ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर। IUCN संस्था बनी है 1948, ठीक है। अब IUCN संस्था के द्वारा क्या मैटर किया जाता है? 1972 में एक मीटिंग रखी जाती है, 1972 में एक मीटिंग रखी जाती है। अब जब 1972 में एक मीटिंग रखी जाती है, उसका जो मैटर था वो था वन्य जीव संरक्षण। वो क्या था? वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। और यहीं पर जो है 1972 में वन्य जीव संरक्षण के लिए मीटिंग रखी थी, और यहीं पर एक एक्ट आपको देखने को मिलता है। यहीं पर आपको क्या देखने को मिलता है? एक्ट आपको देखने को मिलता है 1972 में। एक्ट मतलब होता है अधिनियम, आपको देखने को मिलता है। आप सबके सब मुझसे पढ़े हुए छात्र हैं, अधिनियम क्या होता है इसके बारे में तो पूछ मत लेना बिल्कुल भी। जो बच्चा मुझसे पढ़ चुका है वो तो अधिनियम बिल्कुल नहीं पूछेगा। अधिनियम एक प्रकार का कानून होता है, ठीक है। और यहाँ एक एक्ट आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, इसके अंदर एक धारा होती है 35(4), इसके अंदर धारा होती है, ठीक है, एक सेक्शन होता है 35 का 4, धारा 35 का 4। इसकी धारा है, उस धारा का जो कोड है वो 35 सेक्शन 4, ठीक है, 35 सेक्शन 4। इसके अकॉर्डिंग जो भी ऐसा एरिया है जो पशुओं के लिए होना चाहिए, वनस्पतियों के लिए होना चाहिए, फ्लोरा के लिए होना चाहिए, फौना के लिए होना चाहिए, उस चीज को डिक्लेयर कर दिया जाता है नेशनल पार्क।
ठीक है, इसकी धारा सेक्शन 35(4) के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, नेशनल पार्क का दर्जा देना प्रारंभ हुआ, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देना शुरू हुआ। ठीक है, अब लोगों को पता लग गया कि भाई नेशनल पार्क का दर्जा देना है। अब कुछ जगह स्पेसिफाई करते हैं, कुछ जगह स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है सर। अब यहाँ पे इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं कि फिर आईयूसीएन का काम क्या होता है, भैया आईयूसीएन का काम होता है कि ये जो चीजें हैं ठीक प्रकार से चल रही हैं नहीं चल रही हैं। आईयूसीएन का काम सिर्फ इतना सा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यानी रेगुलेशन। एक नेशनल पार्क होने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए, एक नेशनल पार्क होने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए, रेगुलेशन, ठीक है, याद रखना। तो नेशनल पार्क की जो रेगुलेशन है वो आईयूसीएन करता है, इसकी रेगुलेशन, विनियमन कौन करता है, रेगुलेशन कौन करता है, आईयूसीएन। सर ये तो इंटरनेशनल लेवल पे करता है, नेशनल लेवल पर कौन करता है, वो भी आईयूसीएन ही करता है मेरे बच्चे। 2007 में न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर खोले गए हैं, आईयूसीएन ऑफ न्यू दिल्ली 2007 में खोला गया। 2007 में क्या खोला गया था, आईयूसीएन दिल्ली। 2007 में दिल्ली में ब्रांच खोली गई थी, दिल्ली में ब्रांच खोली गई थी। तो अब इस प्रकार से भाई साहब नेशनल पार्क भारत के अंदर बनने शुरू हुए, ठीक है। चलिए सर आईयूसीएन का मतलब हिंदी में बता दो, इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण संघ, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण संघ, यूनियन संघ, ठीक है जी। कंप्लीट हो गया मैटर, क्लियर है जी, मैटर क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये चीज करने के बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आ रही है, अबे रोक रखी थी भाई। ये तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, नाम बताओ यार मुझे अपना। जो बच्चे मुझे अपना नाम, ये जो है जिसने ये कहा था सर वॉइस नहीं आ रही, वो नाम बता दो सर। कौन आया है आपके पास भाई? अभी एक सर आए थे मेरे पास, चलो देखते हैं क्या अभ्यास कर पाते हैं। जो सर अभी आए थे वो मैथ्स पढ़ाते हैं, बताओ। चलो भाई आगे लिखो, ये चीज तो क्लियर है जी, मैटर ओके जी। आगे आप नेशनल पार्क के बारे में लिखेंगे, कुछ स्टैटिक फैक्ट होते हैं जो नेशनल पार्क के रिलेटेड आपको याद रखने हैं, कुछ स्टैटिक फैक्ट। बाकी हम स्टेट वाइज यहां पर देखने वाले हैं। अगर मैं पूछूं सबसे पहला नेशनल पार्क भारत में कौन सा है, कुछ स्टैटिक डेटा, कुछ स्टैटिक डेटा, देन स्टेट वाइज कवर करेंगे। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे सबसे पुराना नेशनल पार्क, पुराना यानी ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, आप बताइए। आप मुझे बताइए भारत में कुल नेशनल पार्क कितने हैं, भारत में कुल नेशनल पार्क कितने हैं, ठीक है, टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, टोटल। फिर आप मुझे बताइए मैक्सिमम किस राज्य में है, मैक्सिमम किस राज्य में है, मैक्सिमम किस राज्य में, ये बताना। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। कुलदीप का ठीक है, कुलदीप ने जो कहा है वो ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, प्रताप लग रहा है नाम में, ठीक है। चलो आगे बढ़ो यार, लिखो, ठीक है। सबसे पुराना नेशनल पार्क भारत में कुल नेशनल पार्क कितने, मैक्सिमम किस राज्य में है। और मुझे एक बात ये बता दिए, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क, और सबसे छोटा नेशनल पार्क, सबसे छोटा नेशनल पार्क, छोटा नेशनल पार्क, ठीक है। अब बताओ, चलो लिखते हैं। सबसे पुराना नेशनल पार्क है हैली नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क 1936। आगे चल के इसका जो नाम है वो जिम कॉर्बेट हो गया, आगे चल के इसका नाम जिम कॉर्बेट हो गया, ठीक है। और वर्तमान में जो इसका नाम है, वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। 1936 में सबसे पुराना है। कहां पर आपको देखने को मिलता है, जिम कॉर्बेट कहां था, उत्तराखंड, उत्तराखंड में आपको यह देखने को मिलता था, ठीक है, उत्तराखंड में आपको यह देखने को मिलता था। हैली था, हैली का नाम चेंज होकर जिम कॉर्बेट हो गया, जिम कॉर्बेट का नाम चेंज होकर रामगंगा नेशनल पार्क हो गया, क्लियर जी सर। आगे मैं पूछूं भारत में कुल नेशनल पार्क कितने सर, 106 है टोटल, 106 है टोटल, टोटल कितने बेटा, 106 है, ठीक है। और कंट्री का 1.3% जो एरिया है, 1.23% ऑफ एरिया वो भारत का इसके थ्रू कवर होता है। मैक्सिमम किस राज्य में, एमपी सर, एमपी यानी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में अधिकतम है, कितने हैं मध्य प्रदेश में सर, 11 है मध्य प्रदेश में, इसलिए 11 सर, 11, ठीक है भाई, क्लियर। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है सर, हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क है। और सर ये हेमिस, ये है कहां पे सर, हेमिस है यहां पर लद्दाख में, लद्दाख में हेमिस है, लद्दाख, ठीक है। ये पहला वाला ड्रॉपेट में है। सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बैटन सबसे छोटा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है अंडमान निकोबार के अंदर, साउथ बैटन नेशनल पार्क, ठीक है, यहां पर याद रखेंगे जी सर। अंडमान एंड निकोबार के अंदर साउथ बैटन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे छोटा साउथ बैटन, साउथ बटन BUTTON, अंडमान एंड निकोबार के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब बताओ ये क्लियर है नहीं, क्लियर है नहीं। एरिया कितना है भाई इसका, अरे बहुत छोटा एरिया है, बहुत छोटा एरिया इसका, बहुत छोटा सा एरिया, इतना है कि ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा है, मीटर में है, मीटर में, किलोमीटर में, मीटर में। हेमिस का साइज क्या है भाई, अरे यार हेमिस का साइज तो इतना नहीं याद रखना आपको, याद रखना ही चाहते हो, 4400 किलोमीटर स्क्वायर है, 4400 किलोमीटर स्क्वायर, 4400 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा ये दूसरा बच्चा है, क्या नाम है इसका, वर्ल्ड का सबसे पुराना कौन है, येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका। सबसे पुराना इंडिया की अगर मैंने बात की है, इंडिया के लेवल पर है ये। अगर मैं ओवरऑल की बात करूंगा, वर्ल्ड के लेवल पर बात करूंगा, सबसे पुराना नेशनल पार्क वर्ल्ड में, दैट इज येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका, येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका, अमेरिका, ठीक है, वर्ल्ड के लेवल पर, क्लियर है। बताओ सबके सब दिमाग में आ गई बात, ठीक है। तो बेटा नेशनल पार्क के बारे में जो डिटेलिंग थी वो ये होगी, बाकी के जितने जो नेशनल पार्क होंगे वो हम टाइम टू टाइम दमादम तरीके से कवर करेंगे, यू अंडरस्टैंड दिस, स्टेट वाइज कवर करेंगे, बाकी सारे के सारे जितने भी हैं 106 के 106 कवर करूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा, छोड़ो बात को, ठीक है। आ जाइए आप, अगली हेडिंग आपकी होनी चाहिए, पहले नोट कर दो, पहले बता दो नोट हो गया नहीं, फिर क्या तो नोट नहीं करने देते, एक बार बता दो नोट हो गया तो। नोट हो गया, ओके आगे बढ़ते हैं टाइगर रिजर्व के ऊपर। नेक्स्ट हेडिंग आपकी नीचे टाइगर रिजर्व के ऊपर, टाइगर रिजर्व के बारे में हल्की सी डिटेलिंग आप देख लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे टाइगर रिजर्व की, ठीक है, दीस आर टाइगर रिजर्व्स,
टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बारे में डिटेलिंग लिखवानी शुरू कर रहा हूं, तो आगे बढ़ लीजिए। टाइगर रिजर्व क्यों बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, वो समझिएगा। टाइगर रिजर्व, बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य के बारे में लिखेंगे। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य के बारे में आप लिखेंगे कि बाघ अभ्यारण्य को बनाने का कारण क्या होता है। देखो, ये टॉप लेवल प्रेडिएटर होते हैं, ये टॉप लेवल प्रेडिएटर होते हैं, प्रेडिएटर होते हैं, प्रेडिएटर होते हैं। ठीक है, अब जब ये टॉप लेवल के प्रेडिएटर होते हैं तो इनका बचाना, फूड चेन मेंटेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इनको बचाना जरूरी है, इनको बचाना जरूरी है, जरूरी है। फूड चेन खराब हो जाएगी अगर ये नहीं रहेंगे। अगर ये मर गए सबके सब, तो जितने भी हिरन है वो सारे के सारे पेड़ खा जाएंगे, और अगर वो सारे के सारे पेड़ खा गए तो हमें ऑक्सीजन कहां से मिलेगी। तो भाई बात ये टॉप लेवल प्रेडिएटर है और जरूरी है कि ये जीवित रहें। अगर ये मर गए तो हिरन बढ़ जाएंगे और इतने बढ़ जाएंगे कि बॉडी ही टाइट कर देंगे कुल मिलाकर। तो बात ये होती है, इनको बचा, ये जो है विलुप्ति, इनको विलुप्ति से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य, इसका निर्माण करने का कारण क्या होता है, इसका निर्माण करने का कारण होता है, निर्माण कारण, रीजन ऑफ मेकिंग दिस, निर्माण का कारण ये होता है ताकि बाघों को विलुप्ति से बचाया जा सके, बाघों को विलुप्ति से बचाया जा सके, बाघों को विलुप्ति से बचाया जा सके, बचाया जा सके, कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स, कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स, कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स बचाया जा सके, इसलिए इनको बनाया जाता है। ठीक है, और भी चीज होती है, निर्माण के और भी कई सारे कारण होते हैं। ठीक है, बाघों को विलुप्ति से बचाया जा सके, बाघों को शिकारों से बचाया जा सके, बाघों को शिकारों से बचाया जा सके, पोचिंग होती है उनकी। ठीक है, पोचिंग होती है, उनका शिकार होता है, उससे बचाने के लिए, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंपैक्ट से बचाने के लिए, पोचिंग से बचाने के लिए, शिकार होता है इनका, शिकार से बचाने के लिए, नहीं के लिए, और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरफेयर कम करने के लिए, वाइल्ड लाइफ इंटरफेरेंस कम करने के लिए, कम करने को, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरफेरेंस कम करने को इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। और बाकी क्लाइमेट चेंज की वजह से जितनी भी चीजें हैं उनको बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से भी किया जाता है, क्लाइमेट चेंजिंग बचाने को, बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंजिंग को बचाइए आप, इतना ज्यादा पर्यावरण को परिवर्तित ना होने दें। अगर ये मर गए तो, अगर बाघ सारे मर गए तो क्लाइमेट चेंजिंग बचाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है जी। अगर कोई बच्चा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरफेरेंस को भी हिंदी में नहीं लिख पा रहा है तो बेटा आपको बहुत अभी जीवन में प्रयास करने की जरूरत है, बेटा बहुत प्रयास करो बेटा, अभी तो बहुत कुछ है आगे। अब समझिए टाइगर रिजर्व के बारे में। ठीक है, इनको बचाने के लिए 1973 में आता है प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिलीज हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर रिलीज हुआ, क्या रिलीज हुआ भाई, प्रोजेक्ट टाइगर। और जब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिलीज हुआ तो इसका उद्देश्य यही था कि बाघों की सुरक्षा किया जा सके, इसका जो उद्देश्य था वो यही था कि बाघों की सुरक्षा हो सके, सुरक्षा हो सके। इस चीज को कमेमोरेट करने के लिए हम 29 जुलाई को चीता दिवस भी मनाते हैं, 29 जुलाई को हम चीता दिवस यानी टाइगर डे भी मनाते हैं। ठीक है, बाकी आजकल इंटरनेट पे जो एक पर्सनैलिटी वायरल है, जो आपने सुना होगा, जो अपने आपको कहता है चीता ही कहते हैं भाई, तो वो चीज अलग होती है, वो चीता नहीं होता, वो तो भाई अलग ही जानवर है वो तो। ठीक है असली चीता जो होता है ना, असली चीता तो ऐसा होता है जो वो है। ठीक है, असली चीता जो होता है ना, असली चीता ये होता है। ठीक है, जो इंटरनेट पे आप देखते हो ना वायरल पर्सनैलिटी, वो तो जानवर है भाई। ठीक है, असली चीता तो ये है, क्लियर है, इस वजह से बनाया जाता है। हर एक राज्य में इसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है चीजें, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, देन हम स्टेट वाइज स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल हमने चीजें इसमें जान ली हैं और धीरे धीरे इसके अंदर पढ़ेंगे तो शायद आपको चीजें क्लियर हो जाए। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, नागार्जुन श्री सल्लम टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा, नागार्जुन श्री सल्लम टाइगर रिजर्व, श्री सल्लम टाइगर रिजर्व, क्लियर। और ये कहां देखने को मिलता है आपको, आंध्रा में देखने को मिलता है, आंध्रा में आपको देखने को मिलता है। बता पॉइंट क्या आप समझ पाए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो इसको लिख लीजिए यार, ये बच्चा मानेगा। मनुष्य और वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव इंटरफेरेंस यानी जितने भी मतभेद हो रखे हैं उनको कम करने के लिए नोट करते ही तुरंत हम आगे बढ़ेंगे और राज्यभर हम इन दोनों चीजों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। मैं इसी तरीके से बताता हूं, एक बार में एक टॉपिक की जगह 2-3 टॉपिक क्लियर होंगे आपके। अब आप देखना शुरू करना भाई, मजा ना आए तो बताना। सर हमारे यहाँ पहाड़ों में 5 टाइगर हैं। अच्छा, नागार्जुन के पास श्री सल्लम, अरे यार नागार्जुन श्री सल्लम, हमारे यहाँ ये कह रहा है सर माइक में लाउड बोलिए, आप बोलते हैं वो आवाज नहीं आती है। ठीक है भाई, मैं तो ऐसे बोलता हूँ। ठीक है, नोटेड। अब लिखते हैं इनके बारे में स्टेट वाइज डेटा लिख लेते हैं। तो बेटा आपको मैं सबसे पहले एक दो चीज क्लियर करता हूं जिससे आप समझ में आएगा आपको। सबसे पहले मैंने टाइगर रिजर्व के बारे में आपको बताया, सबसे पहले नेशनल पार्क के बारे में आपको बताया, नेशनल पार्क क्यों बनाए जाते हैं। देन मैंने आपको बताया कि टाइगर रिजर्व क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो दोनों चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं बताता हूं कि कौन से राज्य में क्या है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जा सकते हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस, हाउ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन एग्जाम। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने का पैटर्न, एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा समझ लीजिए। टाइप ए का क्वेश्चन लिख रहा हूं, टाइप ए का क्वेश्चन, टाइप बी का क्वेश्चन, टाइप बी का क्वेश्चन लिख रहा हूं, टाइप सी का क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, 3 टाइप लिख देता हूं, आगे जरूरत पड़ेगी लिखूं। जैसे भारत में कुल नेशनल पार्क्स की संख्या, इसकी डिटेलिंग से सवाल बन सकता है। ठीक है, आप डिटेलिंग से सवाल बना सकते हो। जैसे 106, 54, 11 या आप क्या लिख देंगे 6, 54, 11 या 7 ऐसे पूछा जा सकता है कि एक सवाल मैंने आपसे पूछा जैसे नाम दफा नेशनल पार्क, नाम दफा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क पार्क किस राज्य में है।
राज्य में? ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, आप बताएंगे अरुणाचल, बी आप बताएंगे गुजरात, सी आप बताएंगे मेघालय, ठीक है, डी आप बताएंगे कि भाई मैं तो बात कर रहा हूं लद्दाख की। ठीक है, चलिए इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। पहला टाइप ये है, उसमें आपको एक नेशनल पार्क का नाम दिया जाएगा, राज्य पूछा जाएगा, फिर पूछेगा कौन सा नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क राजस्थान का नहीं है, राजस्थान का नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें आपको दिए होंगे जैसे गिर या ब्लैक बक, ब्लैक बक, ठीक है, ब्लैक बक, बी सरिस्का, मुकुंदरा, सरिस्का हो गया, मुकुंदरा हो गया, या डी इसके अंदर लिखना डेजर्ट। आपसे पूछा जाएगा कौन सा राजस्थान का नहीं है, आप आंसर देंगे। ठीक है, चलो एक टाइप और बीच में क्रिएट हो सकता है इंटरनल चीजों से। ठीक है, एक टाइप डी है जो बहुत रेयर पूछा जाता है, पूछा तो जाता है, बहुत रेयर पूछा जाता है टाइप डी। ये सिर्फ एडवांस लेवल के एग्जाम से पूछा जाता है, जैसे आपका सीडीएस हो गया, ठीक है, मतलब बड़े लेवल के एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे सीडीएस हो गया आपका, ठीक है, स्टेट का प्री हो गया तब पूछा जाएगा। जैसे इसमें आपसे पूछ लिया गया, मान के चलिए कि यहाँ पर जैसे है आपका ओरांग नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क किस कारण से फेमस है, कारण से फेमस है। ये बहुत रेयर है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पर अच्छे सवाल होते हैं, मैं उसको रिकवर कराऊंगा। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लेगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए, एक सिंग गैंडा, गैंडा, या आपसे बता देगा हाथी के लिए फेमस है, या आपसे बता देगा गोल्डन एप के लिए फेमस है। गोल्डन एप या गोल्डन एप में बड़ी अच्छी प्रजाति होती है और वो लंगूर की होती है। ठीक है, या डी ऑप्शन देगा अपने क्षेत्रफल के कारण, अपने क्षेत्रफल के कारण। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, संख्या पूछ लेगा, बड़ा छोटा पूछ लेगा, वो सब इसी में आता है। तो बेटा ये टाइप 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, याद रखना। रेलवे में वो पैटर्न नहीं पूछा जाता, टाइप डी रेलवे में नहीं पूछा जाता। ठीक है, मैं तो इसलिए बता रहा हूं कि भाई ये थोड़ा अच्छे लेवल के सवाल होते हैं, मैं सब कर रहा हूं उसको। ठीक है, याद रखना। तो इस तरीके के सवाल आपसे बनते हैं। अब इनके जो जवाब होंगे वो क्या क्या है, वो आपको आगे आने वाली जो क्लास होगी, आज ही कंप्लीट होगी, तो उसके अंदर आपको सवाल देखने को मिलते हैं। यू गॉट द आंसर? ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, अब पढ़ते हैं बेटा। अब सीधा स्टार्ट करते हैं। अरुणाचल, सबसे पहले स्टार्ट किससे करें? आंध्र प्रदेश से शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश हेडिंग डालिए, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, उस नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसके टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं, बाकी बातें करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। फटाफट हेडिंग आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हेडिंग डालिए आपने। इसमें सबसे पहले इसकी कैपिटल बताता हूं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या? अमरावती। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या? अमरावती, अमरावती, अमरावती की कैपिटल है। ठीक है भाई, आगे मैं बात करूं, आपको कौन सा नेशनल पार्क कौन कौन से देखने को मिलते हैं? नेशनल पार्क आपको कौन कौन से देखने को मिलते हैं? ज्यादा नेशनल पार्क यहाँ पर जो मेजर है 3 है आपके, पापीकोंडा, राजीव गांधी और वेंकटेश्वरा। पापीकोंडा, राजीव गांधी और वेंकटेश्वरा। पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी, गांधी एंड वेंकटेश्वरा, वेंकटेश्वरा, वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। पापीकोंडा, राजीव गांधी और वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके अंदर जो राजीव गांधी होता है उसको रामेश्वरम नेशनल पार्क भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज रामेश्वरम नेशनल पार्क, रामेश्वरम नेशनल पार्क। बाकी इन सब के आगे नेशनल पार्क लगा ही सकते हैं। तो 3 हो गए। वेंकटेश्वरा, वेंकटेश्वरा स्पेलिंग में थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, वेंकटेश्वरा ऐसे नहीं लिखा जाता। ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ा सा लग रहा है, मुझे स्पेलिंग गलत है, हिंदी में लिख लेना आप वेंकटेश्वरा, मैं वैसे भी नहीं लिखवा रहा हूं आपको। ठीक है, पर वेंकटेश्वरा मुझे लग रहा है कि गलत लिखा है। ठीक है, ये हो गया इसकी नेशनल पार्क। देन वी कम ऑन द टाइगर रिजर्व। आपको कौन कौन से टाइगर रिजर्व यहां देखने को मिलते हैं? टाइगर रिजर्व से सबसे पहले आप इसके अंदर लिखेंगे कि नागार्जुन श्री शल्यम। अभी तो बता के आए थे आप। हां भाई, नागार्जुन श्री शल्यम टाइगर रिजर्व, नागार्जुन श्री शल्यम टाइगर रिजर्व आपको यहां देखने को मिलता है। इंग्लिश में लिख लेंगे इसको, काफी साफ लिखा है हिंदी में भी, नागार्जुन श्री शल्यम टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज और समझना कि बेटा आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है वो भी यहीं लिख लो। मुझे थोड़ा तेज याद है तो मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है, सीएम कौन है, गवर्नर कौन है वो भी लिख लीजिए। GOVERNOR, सीएम कौन है, इसके गवर्नर कौन है वो भी लिख लो। वर्तमान में जो सीएम आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी और अब्दुल नजीर जो है यहाँ पर गवर्नर है। वाईएस जगनमोहन रेड्डी, पार्टी कौन सी है इनकी? ये है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, वाईएस जे रेड्डी। ठीक है, और इनकी जो पार्टी है वो वाईएसआर कांग्रेस है। इनकी जो पार्टी है वो है वाईएसआर कांग्रेस, ये इनकी पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी पूछ ली जाती है भाई। गवर्नर है अब्दुल नजीर, अब्दुल नजीर खराब हो गया वैसे ये कोई अब्दुल नजीर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं गवर्नर। गवर्नर तो किसी पार्टी का नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ जो वाईएस जगनमोहन रेड्डी है इनकी जो पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी दैट इज वाईएसआर कांग्रेस। ठीक है, चलो अब एक बच्चा कह रहा है एरिया भी बता दीजिए। बेटा नेट पे सर्च कर लो, एरिया भी लिख लो। नमस्ते, बस अभी बेटा एरिया नेट पे सर्च कर लो। एरिया किसी का नहीं पूछा गया आज तक। एरिया बताने वाले का मतलब सीधा है कि मैं अपने यहाँ आगे खोल के कंप्यूटर चला लूं और यहाँ पे मैं गूगल सर्च करता रहूं, आपको बताता रहूं। मेरा मतलब ये नहीं होता। जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं मैं आपको वही लिखवाऊंगा जो मुझे याद है। सीधी बात है, मैं आपको वही लिखवाऊंगा जो मुझे याद है। जो चीज मैं याद नहीं कर पा रहा हूं वो मैं आपको क्यों लिखवाऊं? मतलब नहीं है उस चीज का कोई, है ना। बहुत सारे टीचर हवाबाजी के चक्कर में बच्चों के सामने इतनी सारी चीजें दे देते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, याद क्या करें। तो भाई मैं वही चीजें बता रहा हूं जो याद करना जरूरी है और मैं खुद उस चीज को ट्राई कर चुका हूं, दिमाग में हमेशा रखना है। तो पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी, रामेश्वरम नेशनल पार्क, वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, दीज आर 3 थिंग्स जो आपको याद रखनी है। पार्टी वाईएसआर कांग्रेस, अब्दुल नजीर गवर्नर है, सीएम वाईएसआर रेड्डी है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। अमरावती में लेटेस्ट आपका हाईकोर्ट बनाया गया है। अमरावती जो कैपिटल है इसमें लेटेस्ट हाईकोर्ट बनाया गया है, लेटेस्ट हाईकोर्ट भी बनाया गया है, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट भी बनाया गया है। कौन से नंबर का? 25वां। कहां बनाया गया भाई? अमरावती में ही बनाया गया है, क्योंकि जरूरी था इस वजह से लिखवा दिया। ठीक है, चलिए ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। नवीनतम लेटेस्ट मतलब होता है नवीनतम। पहला राज्य हमारा क्लियर होता है आंध्र प्रदेश की बॉडी टाइट। आगे वाले राज्य में पढ़े बेटा बताइए, फटाफट एक बार बताइए, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलिए चलो जी आगे बढ़िए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सर अरुणाचल प्रदेश। ए वाली चले, अरुणाचल पर चलते हैं। अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश की अगर कैपिटल की बात करूं, अरुणाचल प्रदेश कैपिटल की बात करूं अगर इसकी, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। ईटानगर। तब तक आप मुझे ना इसके सीएम बता दो और यहाँ के गवर्नर बता दो, बाकी चीजें मैं अभी डिटेल करके आता हूँ। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर आपको टाइगर रिजर्व कौन कौन से देखने को, सबसे पहले नेशनल पार्क आपको कौन कौन से देखने को मिलते हैं? सबसे पहले नेशनल पार्क आपको दो याद रखने हैं इसके अंदर मेजर, दो आपको मेजर यहाँ पे याद रख लेना है। कौन कौन से? एक तो आप मॉर्निंग याद रख लेना, मॉर्निंग याद रख लेना और नाम दफा याद रख लेना, मॉर्निंग एंड नाम दफा। मॉर्निंग, मॉर्निंग नेशनल पार्क एंड नाम दफा नेशनल पार्क एंड नाम दफा नेशनल पार्क, नाम दफा, नाम दफा नेशनल पार्क। ठीक है, टाइगर रिजर्व की बात करूं, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं। तीन आपको देखने को मिलता है टाइगर रिजर्व, मॉर्निंग, नाम दफा एंड जो तीसरा है उसका नाम है कमलंग। मॉर्निंग आपको देखने को मिलेगा, नाम दफा आपको देखने को मिलेगा, तीसरा कमलंग आपको देखने को मिलेगा, कमलंग नेशनल पार्क, कमलंग नेशनल पार्क, कमलंग टाइगर रिजर्व, कमलंग टाइगर रिजर्व आपको यहां देखने को मिल जाएगा। हाँ भाई आ गया। मॉर्निंग, मॉर्निंग नेशनल पार्क, अरे मॉर्निंग नहीं है भाई, आई एम सॉरी अबाउट इट, दैट इज पक्के, पक्के टाइगर रिजर्व, नाम दफा टाइगर रिजर्व एंड कमलंग टाइगर रिजर्व, पक्के पक्के है बेटा, पक्के। आई एम सॉरी यार, ध्यान नहीं था थोड़ा सा, पक्के। ठीक है, नाम दफा एंड कमलंग। सीएम आप बहुत आसानी से याद रख लोगे, पेमा खांडू और केटी पन्नाइक, पेमा खांडू एंड केटी पन्नाइक, पेमा खांडू एंड केटी पन्नाइक, केटी पन्नाइक। पेमा खांडू बीजेपी से, पेमा खांडू फ्रॉम बीजेपी, पेमा खांडू आंसर बीजेपी याद नहीं भाई, पेमा खांडू। ठीक है, याद रखना। चलो बाकी भाई आज की क्लास को यही रोके हैं, बाकी जो जितने भी आपके राज्य बचे होंगे कल की क्लास में उसकी जो है बॉडी टाइप करने सभी आ चुकी है। ठीक है।